सीमेन एनालिसिस टेस्ट के लिए किस मटेरियल की ज़रूरत होती है, जिसमें है ग्लास स्लाइड, कवर स्लिप, न्यूबॉर या मैकलर चैम्बर, सीमेन डाइल्यूएंट, ईओसिन, स्टेन, निग्रोसिन, स्टेन, एफबीएस, F10, ग्लास ट्यूब्स और पिपेट। इनका फंक्शन क्या है ये हम आगे डिस्कस करते हैं। जब भी हम सीमेन फ्लूइड की एनालिसिस करते हैं तो उसके 3 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट फिजिकल एग्जामिनेशन, सेकंड केमिकल एग्जामिनेशन एंड थर्ड माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। तो उसमें आता है फर्स्ट फिजिकल अपीयरेंस, जिसमें नॉर्मल सीमेन ग्रे वाइट कलर का होता है। रेड या ब्राउनिश सीमेन इंडिकेट करता है प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन द सीमेन इन केस ऑफ एनी इन्फेक्शन। येलो कलर का सीमेन ड्रग्स की वजह से येलोइश कलर का होता है। अपीयरेंस में सबसे पहले हम कलर को ऑब्जर्व करते हैं, फिर सेकंड स्टेप में हम वॉल्यूम ऑब्जर्व करते हैं। इजैक्यूलेटेड सीमेन का नॉर्मल वॉल्यूम 2 to 5 ml होता है, और अगर 2 ml से वॉल्यूम कम हो या 5 ml से ज़्यादा हो, दोनों कंडीशंस एबनॉर्मल होती है विच आर एसोसिएटेड विथ इनफर्टिलिटी। फिजिकल एग्जामिनेशन का थर्ड स्टेप है लिक्विफेक्शन या विस्कोसिटी। सीमेन जब इजैक्यूलेट होता है तो वो बहुत थिक होता है। हम सीमेन को 37 डिग्री पर रखते हैं लिक्विफाई होने के लिए, और जो नॉर्मल लिक्विफेक्शन टाइम होता है सीमेन का वो होता है 15 to 30 मिनट्स। नॉर्मल सीमेन 15 to 30 मिनट में नॉर्मल वाटरी फॉर्म में आ जाता है, जिसे ड्रॉपर के यूज से एक ड्रॉप स्लाइड पर रखा जाता है तो वो वाटरी फॉर्म में ड्रॉप्स डिस्क्रीट होते हैं। यानी कि अगर सीमेन अच्छे से लिक्विफाई हो गया है तो वो ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरेगा। और जो एबनॉर्मल फ्लूइड थिकनेस होती है या एबनॉर्मलिटी विस्कोसिटी या सीमेन थिकनेस की वजह से होता है, जिनके अंदर हाई म्यूकस कंटेंट हो तो उसमें 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा थ्रेड्स पाए जाते हैं ड्रॉप डालते वक्त। या फिर जो सीमेन विस्कोसिटी हाई होने का जो रीज़न होता है वो होता है प्रेजेंस ऑफ एंटी स्पर्म एंटीबॉडीज़। अगर एंटी स्पर्म एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होता है तो उसकी वजह से भी सीमेन थिक रहता है, यानी कि उसकी वजह से ओलिगोएस्थेनोस्पर्मिया होता है, यानी कि स्पर्म काउंट और स्पर्म की मोटिलिटी कम हो जाती है। तो उस कंडीशन में भी थिकनेस या विस्कोसिटी हाई होती है। उसके बाद हम आ जाते हैं केमिकल एग्जामिनेशन पर। तो केमिकल एग्जामिनेशन में हम सबसे पहले पीएच को डिस्कस करेंगे। सीमेन का जो पीएच होता है वो एल्कलाइन इन नेचर होता है, जिसका पीएच होता है 7.2 से 7.8 तक, जिसमें हम नॉर्मल यूरिन के लिए डॉक्टर स्ट्रिप यूज़ करते हैं तो वो हम इस पीएच में मेंशन होता है तो उस स्ट्रिप से हम पीएच चेक कर सकते हैं। अगर सीमेन की पीएच 7.2 से कम होती है तो इट इंडिकेट्स कि सेमिनल वेसिकल्स में कहीं एबनॉर्मलिटी है, जिसकी वजह से पीएच एसिडिक हो रहा है, या अगर पीएच 7.2 से कम हो रहा है। अगर पीएच 7.8 से ज़्यादा होता है तो दैट मीन्स कि रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर कहीं इन्फेक्शन है, या फिर सीमेन सैंपल जो हम कलेक्ट करते हैं वो पुराना हो चुका है। यानी कि जब भी सीमेन सैंपल रिसीव होता है तो हमें उसे विद इन मैक्सिमम 1 आवर में परफॉर्म करना होता है, क्योंकि उसके अंदर जो स्पर्म्स रहते हैं आफ्टर 1 आवर बाद वो सब डेड हो जाते हैं। और उसके अलावा अगर सैंपल पुराना होता है तो उसके लिए भी पीएच हाई हो जाता है। केमिकल एग्जामिनेशन में फर्स्ट पर था पीएच और अब सेकंड पर है फ्रक्टोज टेस्ट। फ्रक्टोज स्पर्म के लिए एनर्जी की मेन सोर्स होती है। यूजुअली सीमेन के अंदर फ्रक्टोज प्रेजेंट होता है, सिर्फ उस कंडीशन में फ्रक्टोज एब्सेंट होता है जब सीमेन एजोस्पर्मिया हो। एजोस्पर्मिया मतलब एब्सेंस ऑफ स्पर्म सेल्स। जब एक भी स्पर्म सेल नहीं होता है तो उस वक्त फ्रक्टोज नेगेटिव होता है। जब भी हमारे पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनकी स्लाइड्स में एक भी स्पर्म सेल नहीं होता है तो उन्हीं पेशेंट्स में मोस्टली फ्रक्टोज टेस्ट किया जाता है। जब स्पर्म सेल ना होने के 2 रीजंस होते हैं, तो जो हम लोग फ्रक्टोज टेस्ट करते हैं उसमें सैल्विनॉफ रिएजेंट यूज़ किया जाता है एजोस्पर्मिया के लिए ही।
तो वो हम बाद में जानेंगे। लेकिन इसके जो एब्सेंस रहती है स्पर्म सेल की, तो उसके मेन 2 रीजंस रहते हैं। तो उसका फर्स्ट रीज़न है कि स्पर्म की प्रोडक्शन ही नहीं हो रही है, और जो दूसरा रीज़न होता है कि कहीं ना कहीं पर कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है। तो अब ऑब्स्ट्रक्शन कहाँ पर हो सकती है? या तो इजैकुलेटरी डक्ट में हो सकती है, या फिर सेमिनल वेसिकल में, या वास डिफरेंस में हो सकती है। अच्छा, तो अब फ्रक्टोज टेस्ट कैसे परफॉर्म किया जाता है? हम सबसे पहले ग्लास ट्यूब लेते हैं जिसमें 2 ml सेल्विनॉफ रिएजेंट ऐड किया जाता है और 2-3 ड्रॉप सीमेन का ऐड किया जाता है। फिर उस ट्यूब को 30 सेकेंड्स तक फ्लेम पर हम हीट किया जाता है। अगर कोई कलर अपीयर नहीं होता है तो दैट मीन्स कि फ्रक्टोज एब्सेंट है, और अगर ऑरेंज कलर अपीयर होता है तो उसका मतलब है कि प्रेजेंस ऑफ फ्रक्टोज, मतलब फ्रक्टोज प्रेजेंट है। उसके बाद हम आ जाते हैं माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ सीमेन। तो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में अब सबसे पहले टोटल सेल काउंट करते हैं। तो नॉर्मल जो काउंट होता है वो 20 to 250 मिलियन पर ml होता है। तो जो टोटल सेल काउंट न्यूबॉर्न चैम्बर पर किया जाता है, उसके बाद हम मोटेलिटी टेस्टिंग करेंगे। तो मोटेलिटी में हम एक्टिव सेल्स चेक करते हैं। तो एक्टिव सेल्स कितने होते हैं? तो एक्टिव सेल्स जो होते हैं वो उनकी जो स्पीड रहती है ना, वो बहुत मतलब फास्ट मूवमेंट रहता है, वो बिल्कुल सीधे भागते हैं, और उनका जो एक्टिव काउंट नॉर्मली ग्रेटर देन 40% होना चाहिए। उसके बाद स्लगिश स्पर्म, तो स्लगिश में मूवमेंट कम होती है, और फिर डेड, तो डेड में कोई मूवमेंट नहीं होती है। तो इसके हम अप्रॉक्स 3 स्लाइड्स बनाते हैं सीमेन की, और तीनों के अंदर हम 3 डिफरेंट फील्ड्स के अंदर 100 सेल्स काउंट करते हैं, जिसमें हम चेक करेंगे एक्टिव कितने हैं, स्लगिश कितने और डेड कितने, और इसको हम तीनों का एवरेज निकालकर हम काउंट कंप्लीट करेंगे 100%। उसके बाद मॉर्फोलॉजी टेस्ट करते हैं। इसमें 3 डिफरेंट फील्ड्स को हम नॉर्मल और एबनॉर्मल सेल्स काउंट करते हैं। उसके बाद जो आता है वो आता है कि रेड ब्लड सेल्स। तो जो पेशेंट में जो रेड ब्लड सेल्स रहते हैं, WBCs रहते हैं, या एपिथेलियल सेल्स रहते हैं, किसी भी इन्फेक्शन अगर होता है तो उसमें RBCs और WBCs का काउंट हाई होगा। तो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में हम एक ग्लास स्लाइड लेंगे, उस पर 1 ड्रॉप ऑफ सीमेंट डालेंगे, फिर कवर स्लिप से कवर करके माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे 20x पर। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।